हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है हमारे मास्टर सीरीज अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स यूपीएससी 2020 के प्रोग्राम में। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये जो प्रोग्राम हमारा है वो आप सभी लोगों के लिए जो लोग 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए रामबाण है, वाइटल है। डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस सेशन, दिस सो बिकॉज के क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, कहां के? पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज दिस सो, क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपका पूरा का पूरा, अगर देखें ये जो सेशन चल रहा है आपका पूरा पिछले 1.5 साल का, मतलब लगभग 18 महीने का जो करंट अफेयर्स रहा है उसमें से जो भी स्कीम किया हुआ, स्कीम्ड जिसको बोलते हैं, बिल्कुल छना हुआ, जहां से क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रही है, उन सारे टॉपिक्स को लेकर के हम लोग यहां आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन यहां से आएंगे जरूर। ठीक है ना, इन टॉपिक से, बिकॉज दीज आर कॉल्ड अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स। अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, यहां से क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है। सो डोंट मिस दिस कोर्स। ठीक है ना, दिस इज फोर्थ वन। ठीक है, चलिए आ जाइए हम लोग बात करें। इसके आगे हम लोग बात करें, छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन भी है। दिस इज स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो मोर देन 10 years of teaching experience, Indian politics, governance, international relations, history, art and culture, and current affairs, of course. ठीक है, I'm a good examination planner and strategist. That's why I brought this program for you. Expert mock interview panelist, and I mentored more than 65,000 students now. It is only 50,000 plus students right here, but it is now 60 or 65,000 above. Right, guys? So it is a small piece of information about me. ये मेरे बारे में छोटी सी जानकारी है, right, guys? और आप लोगों को मैंने बता रखा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास है वो अपने प्लस पे स्टार्ट हो चुकी है 10th सितंबर से। मैं बार बार आप लोगों को याद दिलवाना चाहता हूं कि जो लोग 2021 और 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2021 और 22 के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल सीरियसली जो लोग जो सीरियस हैं अभी, ठीक है ना, जिनका अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन नहीं है, उनके लिए इट्स द राइट टाइम कि वो अभी कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को ज्वाइन करें। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जहां पर प्रीलिम्स भी हो और प्लस आपके पास मेंस का भी चल रहा हो। ठीक है ना, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों की तैयारी आपकी हो रही हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपको मैं ये बता दूं कि जब आप लोग जब पीटी के प्रेशर में जब आ जाएंगे, 2021 वाले हो या 2022 वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आप वैसे सब्जेक्ट्स को लेना पढ़ना पसंद करेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ना पसंद करेंगे, और पढ़ना भी चाहिए जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको मैं याद दिलवा देना चाहूंगा, मैं बार बार आपसे ये बताता रहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रीलिम्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आपके पेपर 1 में यहां से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बैकग्राउंड भी तैयार करता है, एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज द टाइम कि जब आप बिना किसी प्रेशर के 2021 वाले बच्चे, 2022 वाले बच्चे, जो जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए जो आपको कोड यूज करना है, दैट इज कॉल्ड पावन10 कोड, जो कि आपके सर का कोड है, मेरा कोड है, और इसके द्वारा केवल आप मेरे कोर्सेज को ही नहीं पढ़ सकते, बल्कि जितने भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल हैं, जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं, उन सभी की क्लासेस पढ़ सकते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए हो, मेंस के लिए हो, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, कोई भी बैच हो, किसी को भी, यू कैन गो थ्रू विद दैट। ठीक है ना, आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग 2021 और 22 वाले लोग हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने शाम के 4 बजे भी आप लोगों को बताया था कि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लोग 2021 और 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके राइट्स टाइम है कि वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स को पहले आप निपटा के रख जरूर लें, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्टली सरोकार आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन से है नहीं। और जब एक बार आप प्रीलिम्स के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो मेंस का ये सारा जो पार्ट होगा वो अनछुआ रह जाएगा। और आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव में, हर एक सब्जेक्टिव एग्जाम में हर एक जगह एक मार्क्स, 2 मार्क्स उठा पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, बहुत ही टफ होता है। ठीक है, और अगर ऐसे में अगर आपने एक पूरा का पूरा टॉपिक ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो आपने अपने रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सो मेरी बात मानिए, यकीन कीजिए, एंड बी सीरियस 2021 और 22 वाले बच्चे। ठीक है ना, मैं 2020 वाले लोगों के लिए नहीं कहूंगा कि आप जो है सो अभी मेंस के लिए पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पीटी के लिए पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं 2020 वाले बच्चों के लिए अभी बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो जिनका एक बार प्रीलिम्स हो गया और जो पॉजिटिव है कि मेरा मेंस आएगा, उनको आंख मूंद करके इन कोर्सेज को आपको बिल्कुल देख लेना चाहिए, बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। यहीं से आपके मेंस में भी एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे फॉर श्योर, ये मेरा प्रॉमिस रहा आपसे। ठीक है, चलिए, बट याद रखना आपको क्या है कि दिस इज माय कोड पावन10, ये आपके सर का कोड है, जो आपको यूज करना है, वो आपको यूज करना है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या आप बोले कि प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं या प्लस लेते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली प्लस प्लस बोलते हैं,
दरअसल ये क्या अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ सारी क्लासेस आपको लाइव मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्विजेस होंगे आपके पास एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपके पास हुआ करते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ लाइव क्लासेस का मतलब आपको कंफ्यूजन में नहीं आपको आना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं, कई बार क्वेरी क्या करते थे कि सर एक बात बताएं कि हाँ क्लासेस अगर लाइव होती हैं, कभी अगर वो क्लास मिस कर गई तो मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल ऑफलाइन वाली बात नहीं होगी कि आपने एक बार क्लास मिस कर दिया तो मिस कर गया हमेशा के लिए, ठीक है। यहां पर वो क्लासेस आपके पास रिकॉर्डेड भी आपके प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगी। जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक आप उसको n नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। टेस्ट सीरीज, क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, दीज आर द एडिशनल फीचर्स ऑफ दिस योर प्लस। अब ये मैं बता दूं कि यहां आपके पास क्या है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन ले जाना है तो आप देखिए 1 ईयर का 44,000, 2 ईयर का 64,000 है। बाकी ये किसका कोई मतलब नहीं है, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का, कीप नो मीनिंग ऑफ दैट, ठीक है। और इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है दैट इज कॉल्ड पावर10 का कोड यूज करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 साल का कोर्स ऑप्ट किया 64,000 का, ठीक है, तो इसके ऊपर में पहले तो आपको 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी देता है और ये कोर्स आपका हो जाएगा 59,600 रुपीज का, ठीक है। एंड अगर आपने 44,000 का लिया है तो ये जो कोर्स है आपका ये हो जाएगा 39,600 रुपीज का, ठीक है। तो चलिए ये पावन कोड, बस कोड आपको ये याद रखना है। आपको जो याद रखना है प्लस के प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, किसी भी कोर्स के लिए आप जाना चाहें, गेट, वेट, नीट वगैरह किसी के लिए भी, ठीक है ना, तो आपको कोड अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड पावर10, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग आज बात करने वाले हैं जो अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स में फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपसे कई बार कहा है कि फंडामेंटल राइट ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, हमेशा आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट गाइस। सो अभी हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके पिछले 1.5 साल के अंदर जो आपके न्यूज में रहे हुए हैं और यहां से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ही, ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो पहला जो टॉपिक है, अभी आपने देखा होगा इंटरनेट को लेकर के, इंटरनेट, ठीक है ना, इंटरनेट। अब इंटरनेट जैसे ही शब्द बोलूंगा मैं कि सस्पेंशन को लेकर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आपको यह मालूम होगा कि जैसे ही आप जानते हैं आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था जम्मू कश्मीर, आप समझ रहे हैं, तो वैसे ही उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिहाज से वहां पर में जो इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया और काफी लंबे समय तक इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। बाद में जुडिशरी के इंटरवेंशन के बाद, नॉट इन्वेंशन के बाद, आई एम सॉरी फॉर दैट, जुडिशरी के इंटरवेंशन के बाद, हस्तक्षेप के बाद वहां पर फिर से आप देखेंगे क्या कि जो इंटरनेट की सर्विसेज है उसको बहाल की गई, लेकिन अभी भी नेट की स्पीड वहां पर घाटी में बहुत ही स्लो है, ठीक। तो खैर वो तकनीकी कारण है, उस पर हमें चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। सो अभी आप देखेंगे क्या कि इंटरनेट को लेकर के, तो फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द इंटरनेट कैन बी सस्पेंडेड एंड व्हाट द राइट्स एंड लीगल रिसोर्सेज अ सिटीजन हैज व्हेन इट इज सस्पेंडेड, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अभी हम लोग को बात करना है कि क्या क्या आपके पास रिसोर्सेस हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स हो सकता है फॉर अ सिटीजन जब आपके पास इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक ना। और इंटरनेट का जो राइट है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का राइट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या वर्डिक्ट दिया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, अभी समझेंगे, इन चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट को सस्पेंड करने के लिए, जो इंटरनेट की जो सर्विसेज है इसको सस्पेंड करने के लिए कुछ ना कुछ लीगल प्रोविजंस भी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कानून होगा हमारे पास जिसके अंतर्गत रह करके ही क्या किया सकता है, जो कार्यपालिका है वो इंटरनेट की सर्विसेज को क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, उसको निलंबित कर सकती है। तो वो अधिकार कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग जरूर कर ले, ठीक है। सो सभी लोग समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो चलिए आ जाइए गाइज, ओके। सो देखिए पहले पास आपके पास 3 लॉ हैं, ये 3 एक्ट हैं, आप देखेंगे पार्लियामेंट्री आप लॉज आप देख पा रहे होंगे, ये 3 कानून हैं जिसके द्वारा आप देखेंगे क्या कि इंटरनेट को जो है सस्पेंड करने का राइट दिया गया। पहला जो आपके पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दूसरा हमारे पास है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973, और जो तीसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड टेलीग्राफ एक्ट 1885। ये 3 जो है जो एक्ट है आपके पास, एक तो हो गया सीआरपीसी और जो आपके पास 2 एक्ट हैं, ठीक है ना। इन्हीं 3 जगह पे आप देखेंगे कि सरकार को इस बात का राइट मिलता है कि वो क्या करें, कोई भी कानून बना करके जो इंटरनेट की जो सर्विसेज है उसको सस्पेंड कर सके, दे कुड सस्पेंड इट, ठीक है। सभी लोग समझ पा रहे हैं, सो इट कैन बी सस्पेंडेड, राइट गाइस। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड द टेलीग्राफ एक्ट 1885। सो आपको इन सब को ईयर के साथ याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कि कब कब का है। इन 3 के अंतर्गत ही
इंटरनेट सेवा को क्या किया था, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग कि सेक्शन जो 144 यानी कि सीआरपीसी जो 1973 इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसका सेक्शन है 144। इस 144 में क्या कहा गया है इंटरनेट की सर्विसेज को लेकर के। ठीक है, 2017 से पहले इंटरनेट जो सस्पेंशन ऑर्डर्स था ना, इसको इश्यू किया जा रहा था सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, यानी कि 2017 से पहले अगर आपको इंटरनेट सेवा को अगर आपको क्या करना है, अगर उसको सस्पेंड करना है, उसको निलंबित करना है, तो दैट वुड बी डन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973। ठीक है ना, इसके अंतर्गत ही आप उसको सस्पेंड कर पाते हैं। द यूज ऑफ सेक्शन 144 टू सस्पेंड मोबाइल इंटरनेट was challenged before the Gujarat High Court in 2015। ठीक है ना, अब जानते हैं कि जो इंटरनेट जो मोबाइल इंटरनेट जो सेवा थी ना, इसको जो सस्पेंड करने का था, जो यूज किया गया सेक्शन 144 सीआरपीसी का, और किसी के मोबाइल इंटरनेट की सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया, इसको चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में 2015 में। दैट वाज चैलेंज इन 2015। इसमें कोर्ट ने हेल्ड कर दिया पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू सच ऑर्डर्स। इसमें यह कहा कि अगर मान लेते हैं कि कोई अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा जिसके आदेश के द्वारा ही इंटरनेट की सेवा को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन अधिकारी होते हैं। मैंने ऐसा बता भी रखा आप लोगों को, जो भी एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट रैंक के लोग होते हैं या उसके इक्विवेलेंट या उसके एबव के लोग, वो क्या करते हैं, उसको सस्पेंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहां मैं भी आपसे बता रहा था कि जो आपका सेक्शन 144 है, इसको चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में 2015 में कि किसी के इंटरनेट सेवा को जो सर्विस है उसको जो है सो क्या सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। तो उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उसने ये बताया, रूलिंग देते हुए ये कहा कि ये राइट है मैजिस्ट्रेट के पास कि ऐसा कोई भी ऑर्डर वो पारित करके किसी के इंटरनेट सेवा को क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। अपहेल्ड, दैट इज मेंटेन द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू इशू सच ऑर्डर्स। ठीक है, ये कहा कि ये पावर किसके पास है, मैजिस्ट्रेट के पास है, कि कभी भी वो क्या कर सकता है, कि वो क्या करेगा कि ऐसा ऑर्डर जारी करके किसी के भी इंटरनेट सेवा को वो क्या कर सकता है, बाधित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इट एम्पावर्स अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जस्ट अ सेकंड सर, एक मिनट सर, एक मिनट। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो हम लोग यहां बात करते हैं, इट एम्पावर्स अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अ सब डिविजन, इट एम्पावर्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। ठीक है, या कोई भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होता है, और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ टू इशू ऑर्डर्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस अर्जेंट केसेस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर और न्यूसेंसेस। ठीक है, अगर कभी भी लगता है कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो या एसडीएम हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होता है, तो स्पेशली उसके पास ये पावर होता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनके पास ये राइट होता है, उनके पास ये पावर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर में ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनको कभी लगता है कि कोई भी अर्जेंट ऐसा कोई केस है जहां पर लगता है कि कोई अप्रीहेंडेड डेंजर है या न्यूसेंस होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई भी आदेश जारी करके इंटरनेट की सेवा को बाधित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंतर्गत ये पावर दिया गया किसके पास, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास, और यह किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास, कि वो क्या करे, ऐसा कोई ऑर्डर जारी करके इंटरनेट सेवा को क्या कर सस्पेंड कर सकती है, ताकि जो हो कोई भी एप्रीहेंडेड डेंजर या न्यूसेंस हो उसको रोका जा सके। अब ये एक सस्पेंशन रूल्स है, इसको भी समझ लेने की कोशिश करते हैं। सस्पेंशन रूल्स ये क्या है साहब, 2017 में 2017 में द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने नोटिफाई किया, क्या किया, नोटिफाई
टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स अंडर द टेलीग्राफ एक्ट, जो आपने देखा था आपने, टू गवर्न सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, सो ये एक्ट हमारे पास आया 2017 में, और अभी आपसे मैंने बताया था कि 2017 से पहले जो सीआरपीसी है उसका सेक्शन 144 ही क्या होता था, इंटरनेट सेवा को सस्पेंड करने के लिए एकमात्र लॉ बना हुआ था। ठीक है, सेकंड जो लॉ अगर आप देखते हैं जो कि इफेक्टिव है वो है आपका इन 2017 में, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ को क्या किया, एक रूल को नोटिफाई किया, एंड दैट रूल इज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स under the telegraph act to govern suspension of internet. So that is an additional ruling or rule, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज को सस्पेंड कर सकते हैं। सो दैट इज एन एडिशनल रूल सर्स एंड मैम्स, राइट। उसके बाद देखते क्या है दीज रूल्स। अब ये जो रूल है ना, ये जो भी रूल्स हैं, डिराइव देयर पावर फ्रॉम सेक्शन 52 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ये जो पावर्स हैं वो कहां से मिले हैं इसको, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट से, विच टॉक्स अबाउट इंटरसेप्शन ऑफ मैसेजेस, interception of messages in the interest of sovereignty and integrity of your country, that is your India। ठीक है, सो इसको कभी भी रोकने के लिए, संप्रभुता अखंडता को रोकने के लिए, ठीक है ना, कभी भी रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि आप जो है सो क्या करते हैं, ऐसे सर्विसेज को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो रूल है ना, ये आपके पास ये ड्राइव देयर पावर्स फ्रॉम सेक्शन 52 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अब आपको प्रीलिम्स के लिए ये भी याद रखना होगा, सेक्शन 52 ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, दैट इज meant to maintain the sovereignty and integrity of the country। अब आइए, अब देखते हैं कि अभी आपको मैंने बताया कि बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अभी हाल में कि जब इंटरनेट जो सेवाएं थी, जब वो घाटे में, कश्मीर घाटे में उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गया, उसको एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रूलिंग दिया। अब वो क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें। So in its judgment on 5-month-long internet shutdown in Kashmir, Supreme Court ने ये कहा, declared that fundamental rights to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a, ठीक है, ये बताया ये कि ये जो इंटरनेट जो है ना वो क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a and the right to carry on trade or business using the internet under Article 19(1)(g। और दूसरा ये क्या है, कहां पर ये फंडामेंटल है, राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेसेस यूजिंग इंटरनेट अंडर आर्टिकल 19(1)(g आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। ठीक है, सो आर्टिकल 19(1)(a के अंतर्गत आपके पास बोलने का और अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आज के तारीख में कि बहुत सारे ई कॉमर्स आ गए हैं, ठीक है ना, और बिना इंटरनेट के सर्विसेज के आप क्या ई कॉमर्स को नहीं जो है सो उसको आप फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, उसको बढ़ा नहीं पाएंगे। और आपको मालूम है कि आर्टिकल 19(1)(g के अंतर्गत आपको किसी भी पेशा, व्यापार, वृत्ति आदि को अपनाने का अधिकार है। यू हैव ऑल द राइट टू ऑप्ट इन प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड ऑफ योर ओन चॉइस। अगर आपने इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 19(1)(g के अंतर्गत जो पेशा का अधिकार है आपके पास, जो वृत्ति का अधिकार है, जो व्यापार करने का अधिकार है, वो भी आपने बाधित कर दिया। सो दीज राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि अगर इंटरनेट की सर्विसेज को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है काफी लंबे समय के लिए, देन इट इज सपोज टू बी द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 19(1)(g एंड आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, चलिए गाइस, सो आई बिलीव इट मस्ट बी क्लियर टू यू। Although the court stopped short of ruling that access to internet is a fundamental right, it is said that internet as a medium is a medium to use exercise other fundamental rights। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि all the court stopped short of ruling that access to internet is a fundamental right। उसने ये कहा कि इंटरनेट को बहाल करना, मतलब कि एक्सेस करना, इट्स फंडामेंटल राइट, बल्कि इसके ज्यादा ये कहा उन्होंने, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, बल्कि ये कहा कि इंटरनेट जो है ना कि दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोक्योर करने का, उसको प्राप्त करने का ये एक माध्यम है। इट इज अ मीडियम यूज्ड टू एक्सरसाइज अदर फंडामेंटल राइट्स। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो सर मैम्स, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सो ऑल्दो द कोर्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ रूलिंग दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, रादर इट इज said that the internet as a medium is used to exercise other fundamental rights. So it is very important this time for your prelims examination. चलिए आ जाइए, the observation made by the court essentially laid out guidelines that internet shutdowns cannot be arbitrary and can be challenged in court। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये भी बात कही कि आपके पास ये राइट है कि आप इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए आप इंटरनेट को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी आर्बिट्ररी, यानी कि आप अपनी इच्छा से फैंसी में आकर के
आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको शट डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा कोई मसला अगर है तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाउएवर फॉर कश्मीर द कोर्ट डिड नॉट टेस्ट द लीगैलिटी ऑफ द शटडाउन, ठीक है ना। जबकि कश्मीर के मुद्दे में कोर्ट ने लीगैलिटी को क्वेश्चन नहीं किया अपने सामने शटडाउन को, रादर उसने ये कहा कि डायरेक्टेड द गवर्नमेंट, सरकार को ये बातें कही, इसका निर्देश दिया कि आप क्या करें, रिव्यू करें अपने ऑर्डर को जिसके द्वारा आपने इंटरनेट को घाटे में सस्पेंड कर रखा है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेगा। सो डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू रिव्यू द ऑर्डर्स। द कोर्ट ऑल्सो सेड द ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट वुड हैव टू बी टू नेसेसरली स्टेट हाउ द एक्शन वाज जस्टिफाइड एंड प्रोपोर्शनेट टू द इमिनेंट थ्रेट टू द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ऑर्डर को सस्पेंड, द ऑर्डर सस्पेंडिंग द इंटरनेट वुड हैव टू नेसेसरली स्टेट how the action was justified and proportionate to the imminent threat to the law and order in the valley, ठीक है। ये भी आपको क्या करना होगा, इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, ना कि उसने बहाल करने के लिए कहा था, ठीक है। इसके बाद ये फिर बहाल हो गया था। अब अजय दूसरा, एक तो फंडामेंटल राइट हो गया आपका 19(1)A और 1G जो इंटरनेट को लेकर के है। इसके अंदर हम लोगों ने बात किया कि कैसे एक मीडियम है इंटरनेट, एक जरिया है फंडामेंटल राइट्स को प्रोक्योर करने का, ठीक है। और अगर इसका सस्पेंशन अगर होता है तो किस तरीके से जो आपका है एक तरीके से हर्डल क्रिएट करता है आपके फंडामेंटल राइट को प्रोक्योर करने में, ठीक है ना, को प्राप्त करने में, ठीक है। आइए दूसरा एक इंपॉर्टेंट है आपके पास, ट्रांस पर्संस राइट टू मैरी, आर्टिकल 21, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार है। ट्रांस पर्सन ऑल्सो, जजमेंट है ये किसका, मदुरई बेंच का, मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के का एक जजमेंट है। एक्सटेंडेड एंजॉयमेंट ऑफ सिविल राइट्स स्पेशली दोज पर्टेनिंग टू मैरिज टू ट्रांस पर्संस, यानी आप जो जानते हैं कि जिनका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं होता है, नाउ देयर इज एन अदर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स, उनके पास भी ऐसा राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत दे कुड मैरी, ठीक है ना। सो ये मैरिज किया जा सकता है। और ये इसमें ये बात भी कहा गया कि ये जो मैरिज है इसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कहा गया, ठीक है ना। किसमें, मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट में, मैरिज बिटवीन मैन एंड ट्रांस वुमेन टू बी वैलिड अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर कोई भी जो ट्रांस पर्सन है उसका जो राइट टू मैरी का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, ठीक है ना, ये आज पर हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि आप जानते हैं कि इंडिया में मेजरली जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में है, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इन सबों को जो मैरिज लॉ है, जो मैरिज नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको कैसे गाइड किया जाता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें कहा गया जो सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत कोई भी ट्रांसजेंडर ट्रांस पर्सन अगर मैरिज करता है तो वो इसके अंदर वैलिड माना जाएगा। दिस इज द जजमेंट ऑफ आपका मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। इसी से जुड़ा हुआ एक और राइट है, एक और आर्टिकल है, वो भी आप जानिए, सेम सेक्स मैरिज, अभी हाल का है जिसके ऊपर अभी भी विवाद चल रहा है, अभी भी डिस्कशन चल रहा है, सेम सेक्स मैरिज। रिसेंटली क्या है, एक प्ली हो गया है, एक प्ली आया है कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, सीकिंग लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज फॉर गे कपल्स। जो गे कपल्स हैं उनके लिए जो मैरिज को लीगलाइज करने की बात की गई है, उसके एक प्ली आया है, दैट इज कॉल्ड आपका PIL अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर, यानी कि गे कपल्स के लिए, ठीक है, फाइल्ड बाय, और ये जो है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स कम्युनिटी के लोगों ने इसको फाइल किया है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड LGBTI, दैट इज L का मतलब लेस्बियन, गे, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर एंड I का मतलब इंटरसेक्स कम्युनिटी, ठीक है सर। सो सेम सेक्स मैरिज के बारे में एक प्ली लाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, और ये रहा गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लेकर के डाला गया क्या, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखते हैं क्या है। अभी तक हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया नहीं है, ये न्यूज में इसलिए आ गया है कि गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो सॉलिसिटर जनरल हैं मेहता साहब, तुषार मेहता साहब, उन्होंने ये बात रखी है कि दिस इज नॉट द नॉर्म और कल्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, ये हमारी कंट्री के कल्चर के बियॉन्ड है, सो दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट शुड नॉट बी लीगलाइज्ड, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी तक अपना कोई फाइनल जजमेंट अभी दिया नहीं है, इट इज अंडर स्टिल कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी लीगलिटी है उन सारे लीगल एस्पेक्ट को हम लोग समझ के रखें, एग्जामिनेशन में हमारे लिए एक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो PIL सीक किया गया था, जो प्ली डाला गया, उसमें यह कहा गया, सितंबर 8 को डाला गया, क्लेम दैट सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट डिड नॉट स्पेसिफाई, मेरी बात को समझिएगा,
जो सेक्शन 5 है जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने ट्रांसजेंडर के केस में भी करी, सेक्शन 5 ऑफ जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इस बात को स्पेसिफाई नहीं करता है, इस बात का मेंशन नहीं करता है कि मैरिज मस्ट बी बिटवीन हिंदू मेन एंड अ हिंदू वुमन, बट इंस्टीड ये बात कहता है रेफर्स टू मैरिज बिटवीन टू हिंदूज, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो ये बात कहता है कि दो हिंदुओं के बीच में विवाह होना चाहिए। तो यहां पर मैं जब जेंडर डिफाइन है ही नहीं कि आप किसके बीच में, मेल और मेल के बीच में, आप क्या फीमेल के बीच में, बल्कि यहां पे ये कहा गया इट इज डिफाइनिंग व्हाट अ हिंदू मैन एंड हिंदू वुमन, रादर यहां पे ये कहा गया कि दो हिंदुओं के बीच में जो विवाह होगा वो आपका सेक्शन 5 के द्वारा गाइडेड होगा हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। और इसी बात को लेते हुए जो एलजीबीटीआई कम्युनिटी है उन्होंने एक प्ली डाला, PIL डाला है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें यह कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अगेंस्ट ये नहीं जा रहा है, जो रेगुलेट करता है मैरिजेस को इंडिया के अंतर्गत मेजरली करता है, उसके अगेंस्ट ये नहीं जाता, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत कहा गया है कि दो हिंदुओं का विवाह होना चाहिए, ना कि ये कहा गया है कि एक हिंदू मैन होना चाहिए और एक वुमन होना चाहिए। सो दैट इज द पॉइंट जिसको इसके ऊपर में डिस्कशन के लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसमें बोला है, अपना कोई फाइनल जजमेंट दिया नहीं है, लेकिन बोला है कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हैं जिसको समझना और जानना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके ऊपर डिस्कशन अभी भी चल रहा है, राइट गाइस। पिटिशन इन्वोक्ड आर्टिकल 21 which guarantees right to life, arguing that right to marriage was part of the fundamental right under article 21। ये मैंने अभी डिस्कशन ही किया था। अपोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी मैंने आपको बताया कि इसे सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता ने इसे अपोज किया है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैड अभी तक कोई जजमेंट नहीं दिया। और दूसरी तरफ एक बात और भी है जो थोड़ा सा उनके केस को मजबूत करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो होमोसेक्सुअलिटी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर फर्दर उसने अपना कोई भी जजमेंट अभी तक दिया नहीं है और फर्दर कोई भी बात नहीं कही है। वाले इन 2018 सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात में थोड़ा सा जाकर के हो सकता है उनके फेवर में जजमेंट दे सकती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 2018 जजमेंट, राइट। चलिए आ जाइए। अब आइए एक चीज और भी है, स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, अगेन अदर फंडामेंटल राइट दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करें। आर्टिकल 30 जो है उसका क्लॉज 1 को लेकर काफी विवाद अभी हाल में हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दरअसल मुद्दा जो है उठा है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से। क्या मुद्दा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टेट कैन रेगुलेट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जबकि आपको मालूम है आर्टिकल 30 के अंतर्गत 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रशासन एवं प्रबंधन कर सके, ठीक है। मसला यहां से शुरू होता है कि बांग्लादेश में जो है एक एक्ट, बांग्लादेश कहते हैं पश्चिम बंगाल में एक एक्ट पारित किया गया। मैं सिंपल बता दूं, आगे डिटेल में भी बता रहे हैं। और उसमें क्या है, जो माइनॉरिटी के जो राइट हैं, जो उनके इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने का जो राइट है, उसको वो क्या करता है, कर्टेल कर रहा था। तो वहां के लोगों ने क्या कर दिया, इसके अगेंस्ट में जाकर के केस दायर कर दिया। तो इस बात को मेंटेन कर दिया गया कि भैया कि देखो कि स्टेट के पास राइट है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकती है, और इसके लिए रेगुलेशन का मतलब ये हो गया कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को भी अपने हाथों में ले सकती है, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया गया है, ये स्टेट का अधिकार है, उसका ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको ये राइट दे या ना दे, ठीक है ना, कि हाँ आपको अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रशासन एवं प्रबंधन करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये निर्णय इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है क्योंकि वो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, वो क्या करेगी, ऑफ द कंट्री, वो इसका डिसीजन लेती है, ठीक है। देखिए क्या है आर्टिकल 30 which says that all minorities whether based on रिलीजन और लैंग्वेज, क्योंकि हमारे यहाँ माइनॉरिटी को दो ही आधार पे कंसीडर किया गया है, ये आप जानते हैं, किसके आधार पे, रिलीजन के आधार पे और लैंग्वेज के आधार पे। सो आर्टिकल 30 कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी अगर है जो धार्मिक है या भाषाई अल्पसंख्यक है, उसके पास ये राइट दिया गया आर्टिकल 30 के अंतर्गत कि वो स्टैब्लिश करे, एडमिनिस्ट्रेशन करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऑफ देयर चॉइस, ठीक है ना, कि जो भी उनकी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसका अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उसका वो प्रशासन एवं प्रबंधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन अ जजमेंट इन जनवरी हेल्ड दैट द स्टेट इज वेल विद इन इट्स राइट टू इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी रेजिम इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर कभी राष्ट्र हित में कोई जरूरी हो तो राज्य के पास, सरकार के पास ये पूरा अधिकार है कि ऐसा कोई भी रेगुलेटरी लॉ वो पास कर सके, ठीक है ना, पास कर सके जहां पर में वो एजुकेशनल जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रेगुलेट कर सके, ठीक है ना, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री।
to provide minority education institutions with well qualified teachers in order for them to achieve excellence in the education. ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या है कि अभी होता यह था कि जो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, वहां पर मेरिट और टैलेंट को बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिल रहा था. ठीक है, वहां में बहुत सारी चीजें सेक्टरियन बेसिस पे हो रही थी. ठीक है, तो ऐसे में कि अगर हम चाहते हैं एक तरफ विकास करना, तो हमें विकास करने के लिए हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स भी होने चाहिए. तो पश्चिम बंगाल में, मैं भी बता दूं आपको, यहां पे देखेंगे पश्चिम बंगाल में एक लॉ बनाया गया, मदरसा सर्विसेज कमीशन एक्ट 2008. ये बनाया गया मदरसा सर्विसेज कमीशन एक्ट 2008. इसके द्वारा क्या किया गया कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर में इसमें यह कहा गया कि पश्चिम बंगाल में कि इसके अंदर कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर टीचर का हो रहा है इन मदरसा आर टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन, यानी कि उसका निर्णय कौन करेगा, ये कमीशन करेगा, मदरसा सर्विस कमीशन, जिसको अपोज किया गया था मदरसा की तरफ से, जिसको अपोज किया गया था माइनॉरिटी ग्रुप की तरफ से. ठीक है ना, उन्होंने बोला कि दैट गोज अगेंस्ट आवर राइट्स अंडर आर्टिकल 30. तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में कभी जरूरी है तो स्टेट इसको रेगुलेट कर सकती है, और इसीलिए उसने वैलिड कर दिया मदरसा सर्विस कमीशन एक्ट 2008 को, और कहा कि इसके द्वारा कोई भी अपॉइंटमेंट अगर किया जा रहा है तो दैट वुड बी वैलिड, वो आर्टिकल 30 का वायलेशन नहीं माना जाएगा. सो यही बात यहां कही गई है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मैनेजमेंट्स ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट ignore such a legal regime by saying that it is their fundamental right under Article 30 of the Constitution to establish and administer their educational institution according to their choice. ठीक है, so ये बात ही कही. So Supreme Court held that management of minorities cannot ignore such a legal regime by saying that it is their fundamental right under Article 30 of the Constitution. ठीक है, बाकी ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं. नेक्स्ट आइए. Court said that regulatory law should बैलेंस द डुअल ऑब्जेक्टिव. जो ये कोई भी रेगुलेटरी लॉ बना रही है स्टेट इन कंटेक्स्ट ऑफ, हम अभी जो बात करें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो ये बैलेंस करता है, संतुलन स्थापित करता है डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एज वेल एज प्रिजर्विंग द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. रेगुलेशन दैट एम्ब्रेस रिकंसाइल द टू ऑब्जेक्टिव्स वेर रीजनेबल. ठीक है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, आपके राइट को भी मैनेज करता है, और साथ ही साथ ये स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस को भी मेंटेन करता है आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. सो आई बिलीव कि आपने इन सारी चीजों को समझ लिया. ठीक है, चलिए. रेफरिंग टू द 11 जज बेंच TMA पाई फाउंडेशन केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था 2013 में, कोर्ट सेड दैट आर्टिकल 30 क्लॉज 1 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बात क्लियर कर दी गई was neither absolute not nor above the law. तो यहां आपने देखा कि इस फंडामेंटल राइट आर्टिकल 30 के ऊपर ऑलरेडी 2003 में TMA पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर लगा दिया कि जो आर्टिकल 30 के अंदर जो राइट दिया गया माइनॉरिटी को वो एब्सोल्यूट नहीं है, दैट इज नॉट 100% and that is also not above any of the law. ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसको वैलिड किया गया है. अब आज एक चीज है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन जॉब्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आज फंडामेंटल राइट 1 कर रहे हैं, कल हम लोग फंडामेंटल राइट 2 बात कर लेंगे. रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन जॉब्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, while subsection 4 and 4A provides reservation to scheduled castes and scheduled tribes in appointments and reservation in promotions respectively. ठीक है ना, ये क्या करता है कि आपको रिजर्वेशन देता है प्रमोशंस में रेस्पेक्टिवली. 4 शेड्यूल कास्ट के लिए एंड 4A जो 16 का है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A वो देता है किसको, शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोशंस में. ठीक है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, जो अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन इन पब्लिक पोस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. इस बात को ध्यान रखेंगे. आर्टिकल 16(4) एंड 16(4)A are in the nature of enabling provisions. ये क्या है, enabling provisions है, empowering the states to make reservation in matters of appointment and promotion in favor of backward classes, ठीक है ना, citizens which may be inadequately represented in the service under the state. लेकिन अगर आपको लगता है कि सरकार को ये adequately represented है तो उनको ये क्या करेगी, उनको ये रिजर्वेशन नहीं दे सकती है. That states are not legally bound to provide reservation. और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या, states are not legally bound to provide reservation. They can exercise their own discretions
वो अपना विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. कैन एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिप्शंस. आर्टिकल 16(4) and clause 4 and article 16 clause 4A do not provide fundamental right to individuals to claim for reservation. ये याद रखिएगा सर, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 32 नो मैंडेमस. आप जानते हैं कि अगर कभी कोई सरकार, कोई अधिकारी या कोई कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, जिसे किसी अन्य के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, उल्लंघन होता है, तो मैंडेमस जारी किया जाता है. तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दी कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4A आपका एक फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसके अगेंस्ट कोई भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जो मैंडेमस का है, दैट इज कॉल्ड परमादेश, वो जारी नहीं किया जाएगा. कैन बी इशूड बाय कोर्ट डायरेक्टिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन. सो मैंडेमस इज नॉट एप्लीकेबल. ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सर, प्लीज और प्लीज मेरी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा. चलिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए अभी एक बात यह है फटाफट कि आप में से सभी लोग, मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास चल रहा है अभी, वर्ल्ड हिस्ट्री. अभी से पहले पॉलिटी का मैंने कोर्स लिया था, अभी आर्ट एंड कल्चर भी किया था, मॉडर्न हिस्ट्री किया था, और जल्द ही मैं फिर आपका पॉलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, सॉलिड कोर्स अभी जल्द ही लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के लिए, पीटी कम मेंस के लिए. अभी वर्ल्ड हिस्ट्री चल रहा है, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का या आइकॉनिक मॉडल का, ठीक है ना. अगर आप जाते हैं तो प्लस पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर शेड्यूल्स तो मिलते ही हैं. आइकॉनिक में क्या है कि इन चारों के अलावा आपके पास पर्सनल कोच, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी प्लानर एंड मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी मिलता है, ठीक है. सो कोई भी अगर चाहता है तो अपने लिए प्रीमियम कोर्स भी ऑप्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड आइकॉनिक, ठीक है ना. अदरवाइज आप सिंपल प्लस के लिए भी आ सकते हैं, राइट गाइस. अब देखिए प्लस का जो फी हमारे पास है ना, वो देख लीजिए 12 मंथ का है 44,000 एंड जो 24 मंथ का दैट इज कॉल्ड 64,000, ठीक है. और आइकॉनिक में ले आप आएंगे तो वही एक साल का जो कोर्स है वो आपका 64,000 का है, और 2 साल का जो कोर्स है दैट इज ऑफ 99,000. आप कहीं भी पवन 10 का कोड अप्लाई करें, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट. ये आपके सर का कोड है. आप इसके द्वारा सर के सारे क्लासेस को तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ जो भी आपके चहेते टीचर्स हैं उन सभी को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, तमाम चीजों के लिए, शुरू से लेकर आखिरी तक के लिए, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ठीक है. सो लेट्स क्रैक इट. मिलते हैं कल सुबह. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. एंजॉय योर डे. हैव अ ग्रेट डे अहेड.